नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गोरखपुर में एक व्यक्ति की सिर्फ इसलिए बेरहमी से हत्या कर दी गई क्योंकि वो अपने साथी का 1,000 रुपये उधार नहीं चुका पा रहा था। उसने खुद तो शराब पी ली लेकिन अपने साथी को शराब नहीं पिला पाया। इससे नाराज होकर उसने धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी। आरोपी के गांव के एक व्यक्ति से दुश्मनी थी, इसलिए उसने उसे फंसाने की नीयत से मृतक के घर वालों को सूचना दी कि उसका संदीप नाम के युवक से विवाद हो गया, ताकि उसके ऊपर शक न जाए और संदीप फंस जाए। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से हत्या में प्रयोग किए गए चाकू को भी बरामद कर लिया है। आरोपी की पहचान गगहा गजपुर भाटपार के रहने वाले राजू के नाम से हुई है। डेड बॉडी उसी के ही गांव के कुछ दूर एक खड़ंजे पर मिली थी, जिसके कि गले पर धारदार हथियार से किए गए वार का निशान था। बॉडी को शिनाख्त के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इस संबंध में परिजनों द्वारा अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया। इस घटना की सूचना मृतक के ही साथी एक राजू नामक व्यक्ति को घर वालों को दी गई। पुलिस को भी सूचना दी गई और ये भरम फैलाने का प्रयास किया गया कि संदीप नामक व्यक्ति द्वारा ये घटना की गई है। घटनास्थल का निरीक्षण सभी अधिकारियों द्वारा, फॉरेंसिक टीम द्वारा और चीज़ों द्वारा किया गया। घटना की परिस्थिति जन साक्ष्यों को संज्ञान में लेते हुए, सूचनाकर्ता की गतिविधियों को संज्ञान में लेते हुए और जिनको ये एक्यूज़ कर रहा था उनका भी गतिविधियों को संज्ञान में लेते हुए ये बात समझ में आई कि उनके द्वारा घटना नहीं की गई है। राजू नामक व्यक्ति जो सूचना कर रहा था, इसके कपड़ों पर खून के निशान भी दिख रहे थे और घटना के संबंध में जो इसके द्वारा सूचना दी गई थी उसमें भी विरोधाभास था। जब इससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो इसके द्वारा घटना को स्वीकारा गया, जिसका कि मुख्य कारण बताया गया कि इसके कुछ रुपए मृतक के ऊपर उधार थे। ये दोनों अक्सर पहले भी आपस में शराब पीते थे। वहीं कानपुर देहात में सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से कवायद की जा रही है। जिलाधिकारी नेहा जैन स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने को लेकर जद्दोजहद करती नजर आ रही हैं, जिसको लेकर जिलाधिकारी जहां एक और स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, उन्हें स्वास्थ्य बेहतर करने के लिए सख्त हिदायत दी। वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य केंद्रों का औचक निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। रूप से जो सरकारी हॉस्पिटल रहते हैं उसमें भीड़ रहती है। तो अभी मैं जिला अस्पताल आई थी, यहाँ पे सीएमएस थे मेरे साथ, तो मैंने सीएमएस साहब को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि यहाँ पे क्योंकि मंडे को ओपीडी बहुत ज़्यादा रहती है तो ओपीडी के लिए काउंटर बढ़ाने के लिए निर्देशित किया गया है। साथ ही अब क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज में अपग्रेड होने वाला है तो हमारे पास 42 रेसिडेंट्स आए हैं। उनका बेहतर प्रयोग करके उनको एक एक एरिया देके जो गैप्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए बताया गया है। साथ ही जो वार्ड्स हैं, हमने देखा कि वार्ड्स में अभी पेशेंट्स की सुविधा अनुसार एसी की व्यवस्था नहीं है, जो कि आयुष्मान भारत के फंड से कराया जा सकता है। वो हमने सीएमएस साहब को करने का सुझाव दिया है। यहाँ पे देखा गया है कि जो बाइक्स हैं बड़ी बेतरतीब तरीके से खड़ी हुई हैं, इनके लिए स्टैंड में कराने की व्यवस्था के लिए बोला गया है। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र सचदेवा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली सेवा बिल जो क्यों लाया गया, पिक्चर के द्वारा प्रत्येक सांसद, प्रत्येक मंत्री सभी ने अपनी बात रखी। परवेश वर्मा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस 7 मोबाइल वैन प्रत्येक लोकसभा के हिसाब से आज हमारे प्रभारी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमान पांडा जी ने उसे झंडी दिखा के रवाना किया है। दिल्ली सेवा बिल दिल्ली के लिए क्यों ज़रूरी है, उसकी क्यों आवश्यकता पड़ी, उसके पीछे के क्या कारण हैं, उसकी एक फिल्म उस वैन के माध्यम से दिल्ली की जनता को दिखाई जाएगी कि किस तरह से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की जो अराजकता है, भ्रष्टाचार है और जिस तरह से शासन के माध्यम से अवैध कमाई का धंधा चल रहा था, उसको रोकने के लिए और दिल्ली की जनता को स्वच्छ प्रशासन मिले, उस निमित्त दिल्ली सेवा बिल लाया गया। और उस दिल्ली सेवा बिल की सारे बिंदु उस फिल्म में हैं, जिसमें माननीय गृह मंत्री जी ने पूरा विषय रखा, हमारे दिल्ली के जो सांसद हैं उन्होंने अपना पूरा विषय रखा और भी सांसदों ने जो अपनी बात रखी है वो सब उस फिल्म के माध्यम से दिल्ली की जनता तक जाएगा। हर लोकसभा में एक वैन चलेगी और लगातार दिल्ली की गली गली तक जाकर इस बात को प्रचारित
रायबरेली में घर का काम करते समय एक मासूम बच्ची को सांप ने काट लिया। मामला गदागंज थाना क्षेत्र के अंबारा मथाई गांव का है, जहां राजा राम की 10 वर्षीय पुत्री माही घर का काम कर रही थी, तभी उसके पैर में जहरीले सांप ने काट लिया, जिससे अचानक वो गिरकर बेहोश हो गई। जब परिजनों को मालूम हुआ तो आनन फानन में नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां उसकी हालत गंभीर देखते हुए उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही बच्ची ने दम तोड़ दिया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने विधिक कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अगली खबर रायबरेली से है, जहां डलमऊ के कुरौली दमा निवासी शैलेंद्र ने 2019 में क्षेत्र की गुल्ली गांव की ज्ञानवती से प्रेम विवाह किया था। बीते शनिवार को ज्ञानवती और उसकी दूधमयी बच्ची का शव संदिग्ध अवस्था में उसके ससुराल से बरामद हुआ, जिसके बाद मृतका के भाई ने ससुराल वालों के खिलाफ हत्या की तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई। पुलिस ने भी मुकदमा पंजीकृत करते हुए चारों के नाम जद FIR दर्ज किया, लेकिन उन्हें हिरासत में लेने के कुछ समय बाद ही छोड़ दिया। बाकी सभी थाने से उन्हें जाने दिया। अब पीड़ित ने न्याय के लिए उच्च अधिकारियों का दरवाजा खटखटाया है। समस्या हमारी ये है कि हमारी बहन को फांसी लगाकर मार दिया और हमारी छोटी भांजी भी उसकी बेटी है, उसका भी गला दबा के मार दिया गया है। कौन लोग हैं मारने वाले? मारने वाले में हैं उनकी रिंकू, उनके पति जो हैं, उनकी सास प्रियद्रानी जो है, और उनके देवर धीरेन्द्र कुमार है, और उनकी बहन नंद पूनम, वो भी 4 लोग साथ में। शैलेंद्र। फिर क्या हुआ उसके बाद? कहीं उसके बाद हम लोगों ने एप्लीकेशन भी दिया है थाने में, पर उसकी कोई सुनवाई हो नहीं रही है। किस लिए आई थी यहाँ पे? सर, ज्ञानवती को मारा गया है। किन लोगों ने मारा है? राम तीरथ रानी, उनकी बेटी, उनका बेटा और घर भर मिलके मारे हैं। किस लिए मारे? क्या कोई पहले भी विवाद था क्या? सर, दरअसल ये है कि उनका लव मैरिज से शादी हुई थी। अब योग अपना यहाँ का दुख मायके में बता नहीं पाती थी, और यहाँ मतलब इसलिए नहीं बताती थी कि हम लव मैरिज से शादी के, हम अपना इंसल्टी नहीं करेंगे अपने मायके वालों को। लड़की बोलती नहीं, हर दिन उसको मारते थे, खाना नहीं देते थे। वो दुकान से बिस्किट वगैरह लेके सब खाती थी। अगर वो दुकान वाले या बगल वाले। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मध्य प्रदेश के सागर जिले में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं वादा करता हूं कि जब कांग्रेस सत्ता में आएगी तो किसानों को कर्ज से मुक्ति मिलेगी। LPG गैस सिलेंडर 500 रुपए में मिलेगा। महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह मिलेंगे। सरकारी कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी। 100 यूनिट तक बिजली बिल माफ होगा। हम राज्य में जाति जनगणना भी कराएंगे। अब हमारी कार्य समिति में पिछड़े वर्ग के 6 लोग हैं। याद दिलाना चाहता हूं, जब मध्य प्रदेश की सरकार आई कांग्रेस की, कमलनाथ जी उसके मुख्यमंत्री बने, किसान कर्ज मुक्त होंगे और LPG गैस सिलेंडर केवल 500 रुपए में मिलेगा। LPG गैस सिलेंडर केवल 500 रुपए में मिलेगा। महिलाओं को 1500 हर महीना मिलेगा। महिला तो खुश होना चाहिए, हाथ उठाइए। ठीक है, 1500 रुपए देने का वायदा हम कर रहे हैं, और पैसा हमारे पास आ गया तो और बढ़ा देंगे आगे। 100 यूनिट तक बिजली बिल माफ। सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम, ये सभी चीजें हम आपके लिए करेंगे। ये जो कांग्रेस सत्ता पर आने वाले कुछ वायदे हम किए, और अध्यक्ष के तौर पर मैं आपसे वायदा करता हूं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर हम जाति जनगणना का भी कराएंगे। ये जाति जनगणना करने से मालूम होगा इसमें कौन से तबके के लोग गरीब हैं, पिछड़े हैं, लैंडलेस है, अशिक्षित है, ये सब बाहर आएगा। इसीलिए ये हम करके रहेंगे।
क्या मणि पटेल करेंगे ना? तो ये एक चीज हम करके रहेंगे। इसीलिए तो हम यहाँ पर एक बैकवर्ड क्लास के नौजवान को वर्किंग कमेटी मेंबर बनाए। पहले जो वर्किंग कमेटी में सिर्फ एक बैकवर्ड का आदमी था, इस बार हमने 6 बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को वर्किंग कमेटी में ली। शेड्यूल कास्ट के सिर्फ 3 थे, इस बार हमने फिर। चंद्रयान 3 मिशन पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारत के विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों ने इतिहास रचा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत नई ऊंचाइयों को छू रहा है और अब हमारा प्रयास है कि चांद भी तिरंगा फहराए, चांद पर भी। एक बहुत बड़ा इतिहास भारत के सभी विशेषज्ञों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने रचा है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत नई ऊंचाइयां तो छू ही रहा था। भारत का तिरंगा केवल देश के अंदर नहीं लेकिन विश्व पटल पर अब हमारी यही कोशिश है कि वो तिरंगा चांद पे भी गाड़ के रखा जाए। तो सारे विशेषज्ञों को, सारे वैज्ञानिकों को और हमारे प्रधानमंत्री जी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई। वही चंद्रयान 3 मिशन पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये देश के लिए बेहद खुशी का पल है। चंद्रयान 3 कल लैंडिंग करेगा। मैं ईश्वर से इसकी सफल लैंडिंग के लिए प्रार्थना करता हूं। पूरा देश इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। ये देश के लिए बहुत बहुत खुशी की बात है कि चंद्रयान 3 जो है कल लैंड करने जा रहा है और मैं पूरी भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सक्सेसफुल लैंडिंग हो। पूरा देश बेसब्री से इसका इंतजार कर रहा है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल प्रदेश सरकार महिला एवं बाल विकास विभाग से निलंबित एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा 16 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार का मामला सामने आने के बाद से काफी आक्रोश में हैं। दिल्ली के लोगों के लिए शर्मसार करने वाली इस घटना को लेकर उनकी नाराजगी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि रेप पीड़िता से मिलने अस्पताल प्रशासन द्वारा मना करने पर वो धरने पर बैठ गई। वहीं पूरी रात धरने पर बैठी रही। इतना ही नहीं, उनका धरना अभी भी जारी है। उनकी मांग है कि आरोपी अधिकारी के साथ अमानवीयता का शिकार पीड़िता से उसे मिलने दिया जाए। साथ ही रेप आरोपी अधिकारी के खिलाफ जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई हो। घंटे से ज्यादा हो गए हैं और मुझको मिलने नहीं दिया गया है, ना ही पीड़िता से ना ही उसकी मां से। तो दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से गुंडों की पुलिस है और गुंडागर्दी पे उतर आई है। इनका जोर सिर्फ हम पे और दिल्ली की महिलाओं और बेटियों पे चलता है। इनसे रेपिस्ट तो पकड़े नहीं जाते। इस आदमी को भी, जो कि एक बहुत बड़ा अफसर है WCD मिनिस्ट्री में और बड़ा पावरफुल आदमी है, 8 दिन तक दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट नहीं करा। मैंने ये सवाल उठाया, मैं लड़की से मिलना चाहती थी, समझना चाहती थी कि क्या हुआ, कोई दबाव तो नहीं आ रहा, कॉम्पनसेशन वर्कआउट कराना चाहती हूँ, लीगल एड वर्कआउट कराना चाहती हूँ, मेरा ये काम है। पर दिल्ली पुलिस अलाउ ही नहीं कर रही है। छावनी बना दिया इस प्राइवेट हॉस्पिटल को, मेरे को अंदर तक नहीं जाने दिया जा रहा। तो कितनी शर्म की बात है कि दिल्ली पुलिस, जिसका काम है दिल्ली की महिलाओं को रक्षा करना, वो खुद गुंडागर्दी करती है। साफ साफ दिल्ली पुलिस इसमें गलत कर रही है हमारे साथ। लेकिन मैंने नोटिस इशू करा है दिल्ली पुलिस को और इनकी जवाबदेही तो हम तय करेंगे। अगर इन्होंने दिल्ली महिला आयोग के साथ कोऑपरेट नहीं किया तो इन्हें समन्स भी इशू होंगे और इन्हें अरेस्ट वारंट्स भी इशू होंगे। दिल्ली महिला आयोग एक पावरफुल बॉडी है। इस लड़की से और इस लड़की की मां से मैं मिलके रहूंगी, हर हाल में मिलूंगी। अभी मेरे पास 2 बहुत अर्जेंट कॉल्स आए हैं। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बहुत बड़ा क्राइम हुआ है, मैं वहां पे जा रही हूं क्योंकि मुझे बार बार कॉल्स आ रहे हैं और वो सर्वाइवर्स मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं वहां जा रही हूं, लेकिन मैं वापस आऊंगी लड़की से और लड़की की मां से मिलके रहूंगी। मैं सारी लीगल प्रोसेस को फॉलो करूंगी, पर जो अस्पताल प्रशासन कह रहा है, अस्पताल प्रशासन ने पहले सीधे मुझे बोला है कि डीसीपी और एसीपी ने मना करा है और ये बात रिकॉर्ड पे है, ये सारे मीडिया वालों के सामने बात हुई है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद उन्होंने एक पत्र लेकर आए जो कोई साइंड है और पता नहीं किसके द्वारा लिखा गया वो पत्र है और वो ये पत्र कहता है कि हमें अभी किसी से बात नहीं करनी।
उसके बिल्कुल बाद एनसीपीसीआर के चेयरपर्सन को दिल्ली पुलिस मिलवा देता है लड़की की मां से। तो जब एनसीपीसीआर का चेयरपर्सन मिल सकता है जो कि एक मेल है, तो मैं फीमेल हूं, मैं दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन हूं, मैं क्यों नहीं मिल सकती उस सर्वाइवर से और उस सर्वाइवर की मदर से? अगर वो मुझसे नहीं मिलना चाहते तो मेरे को वो मुंह पे बोल देंगे कि अभी नहीं मिलना चाहते, बाद में मिल लेंगे, मैं चली जाऊंगी। पर ये प्राइवेट हॉस्पिटल की मैं कैसे बात मान सकती हूँ? और दिल्ली पुलिस कौन होती है? दिल्ली महिला आयोग के काम में टांग अड़ाने वाली। इनसे अपने काम तो होते नहीं, इनसे रेपिस्ट तो पकड़े नहीं जाते। पूरी दिल्ली इस वक्त क्राइम कैपिटल हो रखी है, रेप कैपिटल हो रखी है। दिल्ली पुलिस की जवाबदेही कब जाके केंद्र सरकार तय करेगी? वहीं इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में स्वामी प्रसाद मौर्य के कार्यक्रम में बड़ा बवाल हो गया है। भीड़ से किसी व्यक्ति ने उन पर जूता चला दिया। इसके बाद सिपाहियों ने जूता चलाने वाले की जमकर पिटाई कर दी। हालांकि इस मामले पर जहां एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले पर स्वामी जी का भी बयान सामने आया है। आप भी सुने दोनों ने क्या कहा। ऐसी मानसिकता के लोग जिनके दिलों में जहर भरा हुआ है, नफरत भरी हुई है, वो नहीं चाहते कि सभी लोग इंसान की जिंदगी जिए। जो इंसान को जानवर से बदतर सलूक करने की कोशिश करते हैं, उनको मैं कह देना चाहता हूं, स्वामी प्रसाद मौर्य किसी के हत्या करने की धमकी से, सिर काटने कटवाने की धमकी से, जीभ काटने, हाथ काटने, नाक काटने की धमकी से डरने वाला नहीं है, रुकने वाला नहीं है। आज यहां आने पर मैं आ रहा था, भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े वकील का कोई जूनियर वकील के दस में आया था। हम तो उसको देख नहीं पाए, लेकिन उसने जूता फेंकने की कोशिश की। यद्यपि मेरी उस पर नजर तो तब गई जब कार्यकर्ताओं ने उसको लाल जूते से पीट करके उसकी काली कोट की चिट्ठी बाहर हो गई और तब तक पुलिस आई, उसको हिरासत में ले गई। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जूता से किसी ने स्वागत किया है, उनको साधुवाद है। मैं निवेदन करता हूं, एक तरफ समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेता ये कहते हैं कि हम सभी धर्म, सभी संप्रदाय, सभी मत मतांतर को मानते हैं, हम किसी का अपमान नहीं करते, लेकिन उनके पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, रोज रोज सनातन को टारगेट करते हैं, सनातन धर्म संस्कृति को गाली देते हैं। एक तरफ तो लोहिया जी रामायण मेला की शुरुआत करते हैं, दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी के नेता जिस प्रकार से ये कहते हैं कि रामचरितमानस पर बैन लगना चाहिए, प्रतिबंध लगना चाहिए, जलाना चाहिए, हिंदू देवी देवताओं को गाली देना, सनातन को गाली देना, तो सनातनी कब तक बर्दाश्त करेगा? अभी तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी के ऊपर जूता चल रहा है, आने वाले दिनों में अखिलेश यादव जी भी जूते से पीटे जाएंगे, क्योंकि उनके पार्टी के वरिष्ठ नेता रोज रोज सनातन को गाली देते हैं और अखिलेश जी कार्रवाई उसके खिलाफ नहीं करते हैं। इसलिए आने वाले दिनों में अखिलेश यादव जी के ऊपर भी जूता गिरेगा। वहीं आरजेडी के हिंसा मुक्त भारत 2024 अभियान का शुभारंभ हो चुका है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने जोरदार भाषण दिया। उन्होंने जो वार करते हुए बीजेपी पर कहा कि कमल कीचड़ पानी में नहीं, आग में खिल रहा है। ठोस देखिए जाहिर तौर पर बहुत सारी ब्रिक्स में चूंकि इनको कई लोगों से मिलना होगा, चाइना के बरक्स तो हमारी चिंताएं हैं और उन चिंताओं के संदर्भ में अभी तक एक ठोस जो नीति होनी चाहिए उसका हमने कमोबेश अभाव देखा है। उसके अलावा इस तरह के जब मल्टीलैटरल किसी फोरम पे हम जाते हैं उसमें आप अपने देश के हक में क्या नतीजे ला पाते हैं महत्वपूर्ण है। उससे ज़्यादा हमें ये भी देखना चाहिए कि G20 में अब तक हम एक कॉमन स्टेटमेंट में कई दफ़ा दुविधाएं आई हैं, उस तरह की कोई चीज़ ना हो। और ट्रेड अगर है तो ट्रेड को लेकर के भी किसी एक के पक्ष में,
चीजें जाती ना दिखें, ये सुनिश्चित करना मैं समझता हूँ दायित्व होगा। देखिए, ऐसा नहीं है ना कि इस तरह की पहली मीटिंग हो रही है, लगातार होती है इस तरह की मीटिंग, और इसमें सरकार बदलने से देश का पक्ष नहीं बदलता। प्रधानमंत्री कोई भी हो, एक फॉर्मेट है जिसमें हिंदुस्तान अब तक अपनी चीज़ों को रखता रहा। प्रधानमंत्री जी भी उसी संदर्भ में चीज़ों को रखेंगे। और जो मैंने कहा कि कोई भी फोरम, उसमें जो डिस्कशन होते हैं, उसका कितना बड़ा हिस्सा हिंदुस्तान के हितों को साधने में मदद करता है। वहीं बांग्लादेश की रहने वाली एक महिला भारत आई है। सानिया अख्तर नाम की इस महिला के साथ उसका 1 साल का बच्चा भी आया है। बांग्लादेश की सानिया का कहना है कि नौकरी करने वाले बांग्लादेश आए एक भारतीय आदमी ने उससे शादी की, लेकिन वो आदमी उन्हें छोड़कर वापस भारत आ गया। अब सानिया अख्तर अपने पति के साथ रहने यूपी के नोएडा आई। हालांकि उनका कहना है कि उनके पति उन्हें साथ रखने से इनकार कर रहे हैं। महिला ने इसकी शिकायत नोएडा पुलिस से की है। अब पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। आप नहीं मान रही, आप नहीं मान रही, घर लेके नहीं जा रही हूँ मैं बांग्लादेश। शादी का है? हाँ जी। मेरा नाम सोनिया अख्तर, 3 साल होने वाला है। मैं पति के साथ रहना था तो मेरा बच्चा शादी कर। वहीं चंद्रयान 3 मिशन पर शिवसेना नेता संजय राउत का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये देश के लिए बेहद बड़ी बात है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सालों तक हमारे वैज्ञानिक इस पर बहुत मेहनत करते हैं, वे सभी सराहना के पात्र हैं, चाहे वो कांग्रेस सरकार के हो या फिर बीजेपी के। हमारा कर्तव्य उनका समर्थन करना है। देश के लिए बड़ी बात है, ये कोई राजनीतिक श्रेयवाद की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। सालों साल से इस प्रोजेक्ट के लिए हमारे जो वैज्ञानिक है, हमारे साइंटिस्ट है, उसने खून पसीना बहाया है, तो उनका ये सबका श्रेय उनको देना चाहिए। नहीं, यहाँ कोई राजनीति का कोई जाकर मंत्री बैठा था क्या उधर? वो तो उनका ही काम है। हमारा काम है उनको सपोर्ट करना, चाहे सरकार हमारी हो, कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो। आप श्रेय मत लीजिए, ये श्रेय उनको देना, साइंटिस्ट को। वहीं शिवपुरी जिले के पिछोर विधानसभा के त्रिसाल स्टेडियम में सीएम शिवराज सिंह चौहान की सभा का आयोजन हुआ, जिसमें शिवराज सिंह चौहान खुली फूलों से सजी गाड़ी में पिछोर जन दर्शन के लिए निकले। उनके साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, क्षेत्रीय सांसद के.बी. यादव, मंत्री तुलसी सिलावट और पिछोर बीजेपी प्रत्याशी प्रीतम लोधी सहित कई नेता मौजूद रहे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लगभग 409 करोड़ रुपए के 26 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया, जिसमें सनघटा सिंचाई परियोजना भी शामिल है। पिछोर के लोगों को सीएम के दौरे से उम्मीद थी कि सीएम शिवराज पिछोर को जिला घोषित करेंगे, लेकिन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पिछोर की जनता से कहा कि तुम मुझे पिछोर विधानसभा से बीजेपी का विधायक बनाकर दो, मैं तुम्हें पिछोर को जिला बनाकर दूंगा। मामा जो वादा करता है उसे पूरा करता है। वहीं पावस नाग पंचमी के अवसर पर कृषि मंत्री और किसान नेता कमल पटेल उज्जैन पहुंचे हैं। उन्होंने विधि विधान से नाग चंद्रेश्वर मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और देश प्रदेश वासियों के लिए सुख समृद्धि खुशहाली के साथ किसानों के कल्याण की कामना की। इसके बाद मंत्री पटेल ने श्री महाकाल मंदिर परिसर में स्थित महानिर्वाणी अखाड़े के गादीपति महंत विनीत गिरी महाराज का आशीर्वाद लिया। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।